Imrana Maqsood is a writer who has produced a variety of work. She's a biographer, she's a playwright, she's also a children's storybook writer. Imrana Maqsood has written a series of cookbooks. Her latest book is Aasan Khani. Imrana is a three-times winner of National Book Foundation's President's Award. Please welcome Imrana Maqsood. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum Imrana Appa. कैसी हो अमरी? इमराना आपा, आपने ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने खानदान में, जहां बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, अपने लिए एक मुनफरिद मुकाम बनाया। आपने ये कैसे किया? ये एक हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है जो अंदर पल रहा था, मेरे अंदर भी, क्योंकि वो एक मैजिक, मैं कहती हूँ उस कीड़े को, कि अगर कोई अपने आप को एक्सप्लोर करे तो मैजिक मिल जाता है। और हर औरत के अंदर तो खासकर वो मैजिक होता है, क्योंकि उसको दबाया ज्यादा जाता है, उसे कम अकल समझा जाता है। तो वो औरत जो होती है, अगर वो अपने उस मैजिक को ढूंढ ले तो उसमें ताकत आ जाती है। तो मैंने जब ये रियलाइज किया कि मेरे पास वो मैजिक तो है, तो मैं क्यों नहीं ढूंढती। मुझे ऑपोजिशन से डर था कि मेरी भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं थोड़े से, लेकिन मैंने कहा होने दो, मुझे उस ऑपोजिशन से डर नहीं लगेगा। और मैंने स्टेप ले लिया, लेकिन समहाउ मैं वहां नहीं पहुंच पाई जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। तो मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा पास टाइम है, मेरा शौक है और थोड़ा बहुत मेरा जरिया आमदनी भी है, जो मेरी पॉकेट है। मैंने आपकी किताबें कराची का हलवा और बदायूं के पेड़े, कराची हलवा और बदायूं के पेड़े, जी कराची का हलवा, बदायूं के पेड़े, उलझे सुलझे अनवर और आपकी कुकबुक हैं। जी, हर जगह का पकवान उसकी तहजीब का आईनादार होता है। जी। जब आप किताबें लिखती हैं तो क्या वो सारा सकाफती सरमाया आपकी किताबों में ट्रांसफर हो जाता है? ऐसा है कि मुझे, जैसे मैंने सब्जियों की किताब लिखी, तो मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो बहुत मुश्किल काम कर सकती हूँ मैं, और मैं करती हूँ, लेकिन मैं जब कोई चीज लिखती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ मेरा रीडर एंजॉय करे, बजाय इसके कि वो उसका मतलब ढूंढता फिरे। तो मैं अपने रीडर के लिए जब लिख रही हूँ तो सब्जियां, जैसे मुझसे कहा था दुकान वालों ने, अरे सब्जी की किताब कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ता नहीं आजकल सब्जी। तो मैंने कहा कि आप डरे नहीं, रखिए। तो मेरे पब्लिशर ने इतने शौक से छापी थी, तो जब वो किताब छप गई तो मैं आज उसको छप के मेरे ख्याल में 3 साल या 4 साल हो रहे हैं, और मुझे अभी भी मुस्तकिल बिक रही है मेरी किताब माशाल्लाह, और लोग पसंद करते हैं। और अभी तुम्हारी कॉल से आधा घंटा पहले भी एक कॉल आई थी, करेले की तरकीब मैंने आपकी किताब से पकाई। तो इस तरह बहुत से लोग मुझे अभी भी और किताबें खरीद रहे हैं और तोहफे में देते हैं। तो ये जैसे किताब पहली जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मेरी पहली कुक बुक है, सब्जियां पकाइए इमराना मकसूद के साथ। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने किताबों में इमराना मकसूद का नाम, कुक बुक्स में इमराना मकसूद क्यों लाती हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं ब्रांड हूँ, अगर मैं अपने आप को ब्रांड नहीं बनाऊंगी तो मुझे पहचानेंगे कैसे लोग। तो मैं जब अपनी कुक बुक लिखूंगी तो वो हमेशा मैं मेरे नाम के साथ होगी। तो दूसरी, देखिए मैं आपको अपनी ये पहली किताब दिखाती हूँ, ये सब्जियों की किताब है, सब्जियां पकाइए इमराना मकसूद के साथ। इसमें एक सब्जी भी ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो, एक सब्जी भी आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा कि वो लगे कि अरे ये हम नहीं पका सकते। तो मैं चाहती हूँ हर औरत पकाए, और फिर इसकी वजह से मुझे एक ये फायदा हुआ कि वो लोग जो सब्जी नहीं खाते थे वो खाने लगे। तो मैं खुश हूँ। अरे वो लोग कहते हैं हमारा कुक उर्दू पढ़ लेता है, ऐसी खवातीन बहुत हैं कि उर्दू पढ़ लेता है, तो मैं वो आपकी किताब उसे दे दिए, मैंने बड़ी अच्छी पकाने लगा है, हमें सब्जियों का मजा आने लगा है। तो मुझे अपनी किताबों का मजा आने लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब मैं एक और बुक पे काम करूं। तो अगर तुम्हारा अगला सवाल किसी बुक पे है तो बोलो, तो फिर मैं अगला किताब की बात करूं। मैं अगला सवाल आपकी किताब उलझे सुलझे अनवर में आपने जिक्र किया कराची यूनिवर्सिटी का। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप 60s 70s के कराची के बारे में कुछ बात करें कि उस समय का कराची और आज के कराची में आपको क्या फर्क लगता है?
भाई देखो अमरीन, हम कराची आए सन 60 में, और हम 13 साल की थी मैं, और पापा आके सेटल होना, में जाहिर बात है वो वक्त था कि किसी बड़ी उम्र के आदमी के लिए सेटल होना मुश्किल था। हम 9 बहन भाई थे, बड़ी बहन भाइयों की शादियां 2 की हो चुकी थी, तो हम छोटे लोग जो थे, हम लोग अपने आप को सरवाइव करने का देख रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि अरे यहाँ तो हर काम आसान है। स्कूल पास था, हम पैदल स्कूल चले जाते थे, हम नहीं डर रहे थे। हालांकि हम छोटे से शहर बदायूं से आए थे, जिस किताब का जिक्र कराची हलवा बदायूं के पेड़े में है। तो उस छोटा सा शहर था, हम वहां से आए और हमने कराची का इतना बड़ा शहर देखा, और हम डरे नहीं। यहाँ कोई अगवा नहीं होता था, यहाँ किसी को कोई डराता नहीं था। सड़क पे लड़के आते जाते हमारे साथ होते थे, बात करते थे, हम बात कर लेते थे, दोस्ती हो जाती थी, बिल्कुल डर नहीं लगता था। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, यूनिवर्सिटी का तो जवाब ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऐसी है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस्ट 3 years ऑफ माई लाइफ इज कराची यूनिवर्सिटी। और अब कराची यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ पढ़ी थी। इतनी खूबसूरत जगह थी, फैले हुए मैदान, ऐसी फूल फैले हुए, हेजिस फैली हुई हर तरफ, और खुश उस्ताद इतने प्यारे, बच्चे इतने प्यारे, सब लड़के लड़कियां सबकी दोस्तियां। हाँ, वैसी दोस्तियां गलत वाली भी हो जाती थी, लेकिन ऐसी ज्यादातर नहीं होती थी। बहुत ओपन थी यूनिवर्सिटी, बहुत ओपन। अब सब हिजाब में हैं, डरती हैं लड़कियां लड़कों से। कुछ अपनी बेचारी अपने प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जिसकी वजह से वो सब हिजाब करने लगी हैं। अब घरों में उनसे वो एटीट्यूड बदल गया है, घर वालों का, लड़कों का एटीट्यूड बदल गया है। तो कराची यूनिवर्सिटी अब वो बिल्कुल नहीं रही है। मुझे कभी कभी बुलाया जाता है किसी टॉक के लिए, तो मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। और स्कूल्स भी वैसे नहीं रहे हैं। स्कूल में हमारे जमाने में हमने कभी ट्रक का नाम नहीं सुना था। अयूब खान के पीछे थोड़े लोग पड़े थे, तो हम लोग भी काली पट्टी बांध के घूमने लगे थे। तो पापा ने डांटा, छोड़ो क्या बकवास है, तुम लोग काली पट्टी खोलो। और मेरा छोटा भाई जो है, वो हम उस पर अभी भी हंसते हैं, उसने काली पट्टी नहीं उतारी थी अयूब खान को हटाने के लिए। लेकिन अयूब खान माशाल्लाह जब तक रहे, बहुत अच्छा जमाना था। तो हम उस जमाने में यहाँ के स्कूलों में पढ़े, फिर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ी, और उसके बाद वहीं से अनवर में दिल लग गया, और थोड़े दिन बाद शादी हो गई। मैंने ऑनर्स ही किया है, सिर्फ सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है। तो लिखने का काम मैं पहले करती थी यूनिवर्सिटी की मैगजीन में, कॉलेज की मैगजीन में, स्कूल की मैगजीन में। लेकिन ये प्रॉपर लिखने का काम मैंने लेटर, जब मैंने अपने आप को ढूंढा, वही बात कि मैंने मैजिक ढूंढा अपना, तो मुझे पता था कि मुझे आता है। अच्छा, आपकी किताबें जो हैं वो कल्चरल एस्पेक्ट भी बहुत सामने ला रही हैं। जैसे आपकी किताब सुबह का नाश्ते और शाम की चाय में, मैं ये समझती हूँ यू हैव रीइंफोर्स्ड, आपने एक बहुत अहम कल्चरल प्रैक्टिस जो है उसको रीइंफोर्स। तीसरे पहर सारे घर वालों का मिलना शाम की चाय के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था ऑफ होता एवरीडे था। लाइफ, हाँ, जो कि होता था। अब वापस इस तरह की किताबों से वापस आ रहा है। क्योंकि जब शाम की चाय की रेसिपीज लोगों के पास होंगी, तो उस तरह के पकवान घर में बनना शुरू होंगे और हाँ, लोग वापस से मिलना शुरू हो हाँ, जाते हैं। हाँ। तो तो इसके अमरीन, बारे मैं में आप तुमको प्लीज। बताऊं कि मेरे घर में शाम के 5 बजे, तुमने पहले 5 का टाइम रखा था ना, मैंने जी तुम्हें 4 करवाया। क्यों? जी इसलिए कि हम 5 बजे बाहर बैठते हैं, और हम सब, हमारा कॉम्पाउंड है जहाँ 3 घर हैं, एक मेरी बहन का, एक मेरे बेटे का। तो बेटे, उसके बच्चे और बहन और उसके बच्चे और पोते पोती और हमारे बच्चे और पोते पोती, हम सब बाहर बैठ के चाय पीते हैं। हमारा चाय टाइम जो है वो 5 o'clock है, तो इसलिए मैंने वो टाइम चेंज कराया था। और अभी तो खैर रमजान है, लेकिन हमें चाय टाइम का, हम किसी को नहीं देते वो टाइम। और अगर किसी को आना होता है तो वो बगैर पूछे चाय टाइम पे आ जाता है 5 o'clock, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ हो। और अगर बरसात है तो हम अपने छत की जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे शेड लगा हुआ है, लेकिन हम चाय 5 बजे पीते हैं। तो चाय की, हाँ, ये हमारा रिवायत चल रही है इस घर के साथ, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि चाय शाम की 5 बजे पी जाती है। अब वो सर्दी हो गर्मी हो, हम 5 बजे पीते हैं। मतलब हम उस हद तक जाहिल है कि 5 बजे अंधेरा भी हो सकता है कभी, लेकिन हम चाय 5 बजे ही पीते हैं। और सुबह का नाश्ता जो है, मैंने चाय में असल में इसलिए कि समोसे इस तरह की चीजें होती थी पहले चाय में, अब तो नहीं होती हैं। हर एक को अपनी वेट की फिक्र होती है। तो ये जो किताब है, मैं ये किताब दिखाना चाहती हूँ, ये सुबह का नाश्ता और शाम की चाय।
इसमें मैंने कोई चीज ऐसी नहीं रखी जिसमें आप मोटे हो सकते हैं, कोई मोटा नहीं होगा इससे। और उम्मीद है, क्योंकि मैं खुद मोटी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मोटा हो, तो मैं औरतों के लिए काम भी करती हूँ। और मैं दरअसल मेरा मकसद ही औरतों को ये सिखाना है कि उन्हें अपनी खूबसूरती बरकरार रखना है। अगर ये दुनिया सोचिए कि औरतों के बगैर दुनिया कैसी होती, मर्द और डायनासोर होते हैं ना यहाँ पर। तो हमने कितनी खूबसूरती दी है इस दुनिया को, सोचें अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। ये फूल इसीलिए बनाए और औरत भी इसीलिए बनाई है कि हम बहुत खूबसूरत है और ये खूबसूरती हम इस दुनिया को दे रहे हैं। तो ये इसीलिए अपनी अपने आप को सही रखने के लिए मैंने बहुत चीजें एहतियात से लिखी हैं, ताकि जो बहनें मेरी इसको पढ़ें तो वो बहक ना जाए। आपकी किताबों में जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी रेसिपीज हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या समझती हैं कि जो वेस्टर्न फास्ट फूड आ गया है हमारे यहाँ, बहुत उसकी हर जगह अब आउटलेट्स हैं और बहुत सा फ्रोजन फूड मिलता है मार्केट में, तो इन सब चीजों का हमारा जो ट्रेडिशनल रिवायती स्ट्रीट फूड था उस पर क्या असर हो रहा है और उससे किस तरह हमारे कल्चर पे असर हो रहा है कि अब जब लोग बाहर जाते हैं तो क्या स्ट्रीट फूड में अभी भी इंटरेस्टेड हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। असल में हमारा रिवायत इससे वो बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और दुनिया जब चेंज होती है तो रिवायतें रिवायतों की तरह नहीं रह जाती हैं, रोजमर्रा जिंदगी बदलने लग जाती है। और बुजुर्ग बुजुर्गों की तरह के नहीं रहते और बच्चे बच्चों की तरह के नहीं रहते। तो मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं अमेरिका, इंग्लैंड में, जहाँ भी वो पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे 3 बच्चे बाहर हैं और उनमें से एक बच्चा भी गलत खाना नहीं खाता और एक बच्चा भी गलत ऑर्डर नहीं करता खाने का। सब बच्चे वो खाना खाते हैं जो उनके डॉर्म में होता है। और कोई बच्चा पिज्जा और बर्गर और ये वो चीजें, हाँ, वंस इन अ वाइल हर चीज ठीक है। तो मेरा ख्याल में ये सिस्टम बहुत गलत है, बहुत गलत है। वही बात जहां हम अभी भी थोड़ी देर पहले थे, यानी कि जी, जिस्म खराब करना, सेहत हेल्दी खराब फूड। करना और वो सब ज्यादती हो जाती है जिस्म के साथ। अल्लाह मियाँ ने किसी को खूबसूरती दी है, हम उसे मोटापे से खराब कर देते हैं। तो नहीं, बहुत गलत है ये सिस्टम। लेकिन चूंकि मैं अपने घर में देखती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, आपकी किताब जी आसान खाने, वर्किंग वुमेन जी, और बिजी वुमेन, ये तो एक तोहफा मैं समझती हूँ कि है। बिल्कुल है, अम, बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या, आपके जहन में क्या ऑडियंस था जब आप ये किताब लिख रही थी? आपने किसके लिए लिखी थी ये किताब? अमरीन, ये किताब मैंने अपनी बहनों के लिए लिखी है। मैं ज्यादातर उन बहनों के लिए कि जो काम करती हैं, क्योंकि अगर काम करने वाली बहनें आके खाना भी पकाएं और काम भी करें, बहुत से घर ऐसे होते हैं कि वो 2 आमदनियों पे चलते हैं। तो अगर वो खाना भी पकाएंगी आके तो उनकी कितनी उनमें दम रह जाएगा कि किस तरह काम करेंगी कि नौकरी भी करें और खाना भी पकाएं। तो मैंने ये किताब जो लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि वो औरतें जो घर आके खाना पकाती हैं उनको उतनी मेहनत ना करना पड़े। और इसमें मैंने वो सब तरकीबें जो कि पका के रखी जा सकती हैं और आप 4 दिन 5 दिन तक, हफ्ते भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर बात है, फ्रिज और फ्रीज़र इसीलिए होते हैं कि हम इनका इस्तेमाल सही करें। फ्रीज़र का इस्तेमाल, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो समझती हैं कि 1 साल के लिए भर दो इसको, तो उसके मैं खिलाफ हूँ। आप भरिए ज़रूर, 1 हफ्ते के लिए भरिए। और आप जब दफ्तर से आएँ वापस, जैसे तुम भी काम करती हो, तुम देखती होगी कि अगर सालन भुना हुआ रखा है तो उसमें सिर्फ सब्जी डालना है आप, और या सालन गरम करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर जब कोई मेरी हेल्प नहीं होती है, मैं 1 डेढ़ किलो सालन लेके गोश्त लेके भून के 4 हिस्से करके रख देती हूँ और उसमें से 1 हिस्सा निकाल के 1 दिन पका लेती हूँ। इसी तरह एक दूसरे तीसरे दिन जब भी दिल हुआ खाने को गोश्त, अव्वल तो गोश्त खाना नहीं चाहिए, इतना कम खाना चाहिए। और अगर जैसे कि मैंने सब्जियों की किताब में भी लिखा है, अमरीन, आप ये मेरी बात गौर से सुनिएगा और खुदा करे कि मेरी सब बहनें सुने, कि सब्जियों को भूनना और पकाना, घोटना नहीं चाहिए। तो उनकी सारी जो अल्लाह मियाँ ने कुदरत डाली है उनके अंदर ताकत डाली है, वो सब खत्म हो जाती है। सब्जियां बिल्कुल हल्की आंच पे बगैर पानी के पकना चाहिए। तो इसी तरह गोश्त पे भी कम से कम पानी इस्तेमाल होना चाहिए और अच्छे से अच्छा बीफ बीफ या मीट जो भी मिले,
या चिकन जो भी मिले। और वैसे मैं कहूँ कि अगर देसी चिकन खाएं तो बहुत अच्छा है, मगर मजबूरी अपनी जगह है। तो इसलिए बेहतर है कि सब चीज़ें बेहतर हम खाएं, कम खाएं और सब्जियां ज़्यादा खाएं। सब्जियों से यही फायदा है कि ये कुदरत का एक तोहफा है। अगेन, जैसे मैं औरत को कहती हूँ अल्लाह मियाँ ने खूबसूरती बनाने के लिए औरत भेजी, इसी तरह खूबसूरती बढ़ाने के लिए सब्जियां भेजी। तो इसको बहुत से तोहफा लोग समझ के रखें। वेजिटेरियन फूड को असली खाना नहीं समझते, वो क्या वजह हाँ, है? ये कितनी कितने अफसोस की बात है। वही अगर आप ये किताब मेरी आज अगर जिनके पास नहीं है, वो फिरोज संस की किताब है ये, उनसे लें और ऑर्डर कर दें फिरोज संस को, और फिर देखें कि वो सब्जी कितना मजा आएगा। आज जब मुझे आज ये फोन आया कि वो करेले पकाना चाह रही थी, तो मैंने आपकी किताब की तस्वीर भेज दी है और वो बहुत खुश है। मैंने कहा बेटे उन्हें मैं तुम्हें किताब दूंगी, तो मैंने किताब भेज दो। तो मुझे इतनी खुशी होती है। किताब को छपे कब कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन ये चलता ही रहता है। लोग, सब्जियों वाली बात चल रही है। और बाकी मैं गोश्त की चीजों को कम से कम बताती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो कोशिश करें कि गोश्त कम खाएं। कम से मैंने तो खाना छोड़ दिया है गोश्त, क्योंकि मैंने ये देखा कि हजम देर में होता है, पेट अच्छा एक जो जो शायद आपको हर डॉक्टर नहीं बताएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ अमरीन, लेकिन जब आपका हाजमा देर में होगा तो वो अंदर मैदा बड़ा हो जाता है। हजम होने में वेट कर रहा है मैदा। वो जब जूसेस आपको आपके खाने को हजम कर रहे हैं, वो टाइम लगता है। तो इस अरसे में हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेच हो जाती है। तो औरतों के पेट क्यों बड़े होते हैं? इसीलिए कि आपके टिश्यूज टूट जाते हैं। आपने ज्यादा खाना खाया तो आपकी पेट इतनी देर तक वेट करता है कि आपका खाना हजम हो, और वो टिश्यूज जो है वो ब्रेक होते हैं, तो फिर वो लूज हो जाते हैं। और अल्लाह करे मेरी बात ये समझ में आ जाए सबके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने टिश्यूज भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब हम ग्रो, मैं आपको बताऊं मैं 73 ईयर्स की हूँ और अगस्त में मैं 74 की हो जाऊंगी। और मैं रोज जिम करती हूँ। ये अपनी बहनों को मैं बता रही हूँ, अल्लाह करे मेरी बहनें मेरी बात सुने गौर से। मैं जिम करती हूँ। और जिम क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ कि मैं टोन्ड अप रहूँ, मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। और कोई ऐसी मेरी बॉडी, कोई मॉडल की बॉडी नहीं है, लेकिन इसलिए उसको बचाती हूँ कि जो अल्लाह मियाँ ने दिया है उसकी हिफाजत करूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ आजकल, हमारे यहाँ क्या सारी जगह इंटरनेट एक्सेस से इतनी नॉलेज लोगों के पास आ गई है कि हाँ बहुत से लोग अब बहुत तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसिपीज इंटरनेट से देख के रोजमर्रा के खानों में बनाते हैं, जो कि हाँ थाई फूड या चाइनीज फूड, जो कि पहले कभी कभी बाहर खाया जाता था, अब हाँ रोजमर्रा के हाँ खाने में खाया जाता है। तो आप हाँ समझते हैं कि इससे जो हमारा ट्रेडिशनल रिवायती कुजीन है, उसकी जी, रेसिपीज पे भी कुछ फर्क पड़ रहा है कि लोग मिक्स। बिल्कुल पड़ रहा है। एक बात तो ये देखो, एक सबसे गलत बात तो ये है कि पैसा कहीं कहीं गलत जगह आ गया है। मेहनत का पैसा होता है तो वो इस तरह खर्च नहीं किया जाता है, और जब गलत पैसा होता है तो उसको इस तरह खर्च किया जाता है। आप देखते होंगे, आप लाहौर में रहती हो, मैं कराची में रहती हूँ, हम बड़े शहरों में रहते हैं। यहाँ पे एक एक बच्चा एक बड़ी फोर व्हीलर लेके निकलता है, उसके पीछे उसका गार्ड बैठा होता है, पीछे एक और फोर व्हीलर उसकी हिफाजत कर रही होती है। ये सब कुछ जो है, ये जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे सब गलत खाने खाते हैं। फिर क्या खाएंगे जब उनको आपने ट्रेन ही नहीं किया? तो हम उन लोगों की बात कर मैं उन लोगों की बात इस वक्त कर रही हूँ कि जिनके पास गलत पैसा है, और जिनके पास पैसा मेहनत का है, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो घर में खाना पकाते हैं और घर में खाते हैं। हाँ, कभी वंस इन अ वाइल जरूर खाइए। वो दुकानें भी चलना चाहिए जो खुली हैं, उन दुकानों को क्यों ना चलाया जाए। और उन दुकानों से हम वो खाना भी ले सकते हैं कि जो हमें मोटा नहीं करेगा। हम जरूरत तो नहीं कि हम मैदे का ही खाना उठाएं वहां से, क्योंकि मैदा सबसे कातिल चीज है। तो कम से कम मैदा खाएं, हाँ आटा, लाल आटा खाएं। और इसके अलावा बेसन बेहतरीन चीज है। तो हम बेसन की और आटे की रोटी बनवाते हैं और इतने मजे की होती है। रोगनी रोटी बनवाते हैं, हम घर में रखते हैं बना के, सब मसाले उसके अंदर डाल के। अगर ये मेरी बहनें समझ जाएं कि वो थोड़ा सा असली घी के साथ वो रोगनी रोटी का आटा गूंधा जाता है, और मैं फ्रीजर में रख लेती हूँ बना के। अपनी बहनों को भी मैं बता चुकी हूँ उसमें किताब में। वो मैं रोगनी रोटी फ्रीजर में बना के रख लेती हूँ, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, सफेद जीरा और थोड़ा सा गुड़
में डाल के प्याज इसका मौसम हो, और इस साथ असली घी जो है वो तेल से भी अच्छा है, और बाकी जो घी बनास्पति घी से तो अच्छा है ही है। तो मैं अभी तरकीब मैंने बताई दी, छोटी-छोटी टिक्कियाँ बना के हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये इसीलिए कर लेते हैं कि हम जब भी कोई मेहमान आ जाए, मेरा मेरा जो इंटेंशन होती है, ये होती है कि जब मेरे घर कोई आए तो खाना हो और मैं खाना सर्व कर सकूँ। मेरी इंटेंशन ये होती इमरान, आप ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में औरतें अपनी मैक्सिमम सलाहियतों को यूटिलाइज कर पाती हैं या करना चाहती हैं? स्पेशली जो प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, वहाँ औरतें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम सलाहियत इस्तेमाल करती हैं? मैक्सिमम सलाहियत तो अमरीन जब समझ में आती है, जब उसका इस्तेमाल किया जाए। जी। अगर वो कहीं सोई पड़ी है तो कैसे पता चलेगा कि सलाहियत क्या है और कहाँ गई? तो उसका इस्तेमाल किया जाए तो पता चलता है। तो इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए। लेकिन एक स्टेज पे एक एज, जैसे मैं हूँ, मैं घंटा डेढ़ किचन में बहुत खुश रहती हूँ, और वो भी उस वक़्त कि जब हेल्प हो, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरी हेल्प साथ खड़ी है, और अगर हेल्प नहीं है तो मैं घंटा डेढ़ में निकल आती हूँ। और गर्मियों में मैं कम से कम किचन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे घर का खाना हेल्दी होता है। और एक और बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, मुझे जितना शौक खाना पकाने का है, या मैं उसे कहूँ था, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को हो गया है। तो वो मुझसे पहले पहुँच जाते हैं किचन में, अगर हेल्प ना हो उस दिन। हम दोनों मिलके मतलब मैं मिलके नहीं कहना चाहती, मुझे तो वो घास भी नहीं डालते। जब वो किचन में चूल्हे की तरफ मुँह होता है तो मेरी तरफ पीठ होती है, और मेरी बात भी नहीं सुनते। लेकिन वो भी बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, लेकिन उनके खाने में चीज़ पड़ती है, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। लेकिन मुझसे नहीं खाई जाती। उनके खाने में मक्खन पड़ता है, जो मुझसे नहीं खाया जाता ज़्यादा। मैं सिर्फ़ सुबह नाश्ते में मक्खन खा सकती हूँ। लेकिन बहरहाल वो भी बहुत शौक से पकाते हैं और बहुत अच्छा पकाते हैं। तो हम दोनों थोड़े-थोड़े से शेफ्स हैं, लेकिन वो अपने आप को शेफ मानते हैं, मैं अपने आप को बावर्ची मानती हूँ। अच्छा, इमरान, आप थोड़ा सा अपने प्लेस के बारे में बताइए। आपने बहुत हाँ। प्लेस हैं टीवी के लिए, तो आपको ऐसा उनमें है, से कौन सा प्ले सबसे पसंद है और आपने आजकल क्यों नहीं लिख रही आप? अच्छा, बात तो ये है कि जब मैं प्लेज़ लिखती थी, तो मेरी एक बहन है मेरे साथ, वो भी मैं उसको साथ ही रखती थी, वो भी मेरी उतनी हेल्प करती थी, हम दोनों मिलके करते थे काम। तो वो ऐसा होता है कि अक्सर जब 2 मिलके कर रहे हो, जैसे जावेद और वो कौन इंडिया में करते थे जावेद साहब के साथ, तो वो दोनों मिलके करते सलीम थे, तो जावेद। सलीम और जावेद। तो जी। उनकी नहीं बनी, तो इसी तरह मुझे भी अलग होकर काम करना पड़ा, क्योंकि आइडियाज़ बदल जाते हैं, आइडियाज़ डिफ़र कर जाते हैं। तो मगर फिर भी तो मेरे प्लेस हैं, राबिया ज़िंदा रहेगी, जो बहुत पॉपुलर हुआ, मुकम्मिला और माहिरा बहुत मज़े का हल्का-फुल्का सा, ये प्लेस नहीं है, सीरियल्स हैं। और वो है, और मध्यम मध्यम 6-7-8 सीरियल थे जिसके मुझे नाम याद नहीं है, और लेकिन उस ज़माने में हम ही लिखते थे एआरवाई के लिए। और एआरवाई ने, और मैं सबसे पहले हमसे कहता था, क्योंकि सज्जाद गुल के साथ मैं काम कर रही थी। सज्जाद गुल मुझसे कहता था, हम चले जाते थे उसके दफ्तर, जाके सजेशन लेते थे, देते थे, और फिर एआरवाई पे चला जाता था और रिकॉर्ड हो जाता था। और ईद के प्लेस भी बहुत लिखे, लेकिन फिर ये ट्रेंड बदल गया। और ट्रेंड क्या बदला कि बहनोई से साली का इश्क है, या एक घर में 2 बीवियाँ हैं और सास बहुत बुरी है। सास तो मैंने इतनी बुरी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, इतनी उम्र गुज़र गई, मैंने ऐसी सासें नहीं देखी जो इन्होंने बनाई हैं सासें। यानी वो बहू की ज़िंदगी तबाह तो करने की, यानी कि बहू से नाराज़गी तो सास की होती होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाह करना मेरी समझ से बाहर है। अभी भी आजकल भी एक प्ले आ रहा है गलती, जिसमें सबा कमर ने पूरी कोशिश कर ली कि वो जो बच्ची है, इसकी मानी की बीवी, तो वो उसकी यानी कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, लिटरली तबाह कर दी। तो ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये कहानी थोड़ी है, ये तो आप अपने रिश्ते तबाह कर रहे हैं। और अब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो हद है, ज़्यादती है, बदतमीज़ी है औरत के साथ, कि एक औरत, मानते हैं कभी-कभी होता है, औरत की ज़िंदगी खराब करती है,
लेकिन बड़ी औरतें तो तजर्बाकार होती हैं, वो तो बनाती हैं छोटी लड़कियों की जिंदगियां। हम तो बनाते हैं अपनी। सास बुरी है इनके ड्रामे में, ये कैसे हो सकता है? और ये एयर बाई पे आ रहे हैं। इत्तेफाकन मैंने एयर बाई कोरोना वायरस के थैंक यू कि वो एयर बाई लगा के बैठ जाती थी, तो मैंने देखा हर सास बुरी है। और बुरी नहीं है, ये इतनी बुरी है कि गला काट के फेंक दूं मैं अगर मेरे सामने आ जाए। इतनी बुरी सास है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिश्ते अच्छे बनाइए। हाँ, उसमें कहीं गलती भी हो सकती है। इसी सिलसिले में एक ड्रामा मैंने देखा, दिल लगी, वो हुमायूं सईद ने बनाया। यार उसमें हर कैरेक्टर गलत जा सकता है, लेकिन कोई विलेन नहीं है, कोई विलेन नहीं, सब सबका भला चाहते हैं। तो मैंने उसको यही तारीफ लिखी, मैंने कहा कि ये कमाल है इस ड्रामे का कि कैरेक्टर गलत है, गलत बात कर सकता है, सास मौजूद है, सिंधी सास है, सिंधी मियाँ है, लेकिन नहीं, सब अच्छे हैं और सब चाहते हैं कि भला हो सबका। तो ऐसी कहानियां बन सकती हैं। तो मैं भी वही कहानी बनाती हूँ, लेकिन अब इसीलिए मैंने लिखना छोड़ दिया है कि ज्यादातर लोग मेरी कहानियों को अप्रूव नहीं करते। तो वो बिल्कुल। अफसोस की बात है, जी जी। क्या कर सकते हैं। प्लेस खराब हो गए। मैं आपसे, आपने जो चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स लिखी हैं, बच्चों की कहानियां, उनके बारे में पूछना चाहूंगी कि वो किस तरह की कहानियां हैं? ऐसा है कि हमारे बच्चों ने और हमने खुद, हम भी जब बच्चा थे और फिर हमारे बच्चे और अब उनके बच्चे, क्या चौथी नस्ल आ गई है माशाल्लाह, इन सब ने पार्टीशन के सिलसिले में अच्छी बातें तो नहीं सुनी ना। ये सुना कि फलां की बेटी अगवा हो गई थी, फलां की माँ को कत्ल कर दिया था, फलां के बाप को कत्ल कर दिया था, ये सब बातें सुनी थी। तो किसने किसके साथ बुरा नहीं किया था, किसने किसके साथ अच्छा नहीं किया था, दोनों तरह के लोग थे, दोनों तरफ लोग थे। तो मैंने वो कहानियां उठाई, और कहानियां सच्ची हैं, किताबों से निकाली, अंग्रेजी की किताबों से, जो कि कहानी के बेस मैंने निकाली। कहानी बनाई बच्चों के लिए, इसलिए जाहिर बात है वो कहानी नहीं है, कहानी मैंने बनाई कि जिसमें किसी ने पार्टीशन के जमाने में किसी के साथ अच्छा किया। तो पार्टीशन, तकसीम तकसीम की सच्ची कहानियां नाम है उन किताबों का, और वो सीरीज है किताबों की, और फिरोज संस के साथ है वो किताब। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा। तो अब देखा ये सोच कहाँ से आती है, ये सोच कितनी बड़ी बात है कि आप उनमें से अच्छे लोग थे ना, तो हम क्यों उन्हें भूल गए? और अच्छे लोग मैंने किताबों से निकाला, वो थे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों ने मदद की थी लोगों से, और लोगों ने यहाँ तक किया था कि बल्कि मैंने अहमद नदीम कासमी की भी एक कहानी मैंने पढ़ी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया था कि उस बच्चे को पाल के उस आदमी ने, सरदार ने वापस किया उस जगह जहां से वो मिला था। तो अच्छा, लोग इस तरह के सब थे सच्ची अच्छे। कहानी। हाँ, तो वो सब सच्ची कहानियां हैं। इसी तरह मैंने पाकिस्तान की वो कहानियां लिखी, जैसे कि हम पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल और फलां और ये जानते हैं, हम ये नहीं जानते पाकिस्तान में फर्स्ट हर चीज का कौन था, मतलब पाकिस्तान में फर्स्ट टेस्ट की सेंचुरी किसने बनाई। तो इस तरह की कहानियां मैंने वो निकाली जो फर्स्ट पाकिस्तान में हुआ, कोई भी काम। पाकिस्तान में ब्लाइंड पहली औरत कौन थी जो स्कॉलर थी। तो इस तरह ढूंढ ढूंढ के, अभी रिसेंट मेरे हाथ में वो किताबें नहीं है, बिकती हैं वो किताबें, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, फिरोज संस के पास है वो किताबें, और बच्चों को उसमें से होमवर्क मिलता है, हालांकि वो किताबें कोई 14-15 साल पुरानी है, वेरी और ये इंटरेस्टिंग। भी छपती हैं और बिकती। आपकी जो दो किताबें हैं, कराची का हलवा और बदायूं के पेड़े, और फिर एक आपकी किताब है उलझे सुलझे अनवर, जो आपने अपने जी हस्बैंड जी की, जी। आप इन दोनों किताबों के बारे में भी कुछ बताइए। ऐसा है अमरीन के अनवर को सब लोग ये कहते थे, कहते रहे, आज भी कहते हैं कि भाई तुम कुछ किताब लिखो, कोई किताब लिखो, तुम्हारे नाम से कोई किताब होना चाहिए। तो अनवर उस मिट्टी के बने हुए हैं जो किसी का कहना सुनते हैं नहीं या मानते नहीं हैं। तो जो उनका दिल होता है, जो उनका मूड होता है, वो काम करते हैं। तो वो नहीं, उनका मूड कभी किताब की तरफ नहीं माइल हुआ, और सही है, वो राइटर हैं और वो फिलोसफर हैं, जो उनका दिल हो करें। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम करूं, और मुझे ये रास्ता किसने दिखाया? दानियाल बुक्स की जो ओनर है हूरी नूरानी, उसने। और हूरी नूरानी को ये रास्ता किसने दिखाया? जो हमारे उसके कजन है आसिफ नूरानी भाई,
तो मुझे ये रास्ता उन लोगों ने दिखाया और मैंने उस पर लिखना शुरू किया अनवर से इजाज़त लेके, और फिर मैं बीच में अनवर को परिचय दिखाती रही। फिर जब मैंने देखा ये कोई और से पढ़ते नहीं है, ये सोचते होंगे ये कोई मामूली राइटर की चीज़ें मैं क्या पढ़ूँ, तो वो सोचते होंगे जाने दो। तो मैं लिखती रही, फिर मैं शेर हो गई और फिर मैंने पूरी किताब माशाल्लाह 200-250 पेज की किताब है और बहुत बिकी और बिक रही है। और बहुत इसलिए अच्छा वो मैंने भी पढ़ी। और तो बल्कि तुमने तो मंगवाई थी किताबें लाहौर। तो दूसरी किताब जो तुमने जिक्र किया कराची हलवा बधाइयों के पेड़े, वो यूं हुआ कि मैं और जो मेरी छोटी बहन है जिसने मेरे साथ ड्रामे भी लिखे थे, वो आमरा उसका नाम है, हम दोनों बदायूं इंडिया गए, तो बदायूं भी गए। दिल्ली हम उतरते हैं और उतरते थे, अब तो पता नहीं सभी रास्ते बंद हो लगते हैं। तो हम बदायूं गए, बदायूं हमारी बर्थ प्लेस है। तो आप बर्थ प्लेस जाएं और आपको याद भी हो, है ना, ये कितने मजे की बात है कि आपको याद भी सब कुछ हो, क्योंकि हम बड़े आए थे, बचपन तो वहीं गुजरा था। तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट राइट अ बुक अबाउट ए ट्रेवलॉग, क्यों नहीं लिखें। तो हमने अपने उस सफर का ट्रेवलॉग लिखा, इसलिए वो किताब तैयार की गई। तो वो किताब जो है वो उस वक्त वो भी फिरोज साहब ने छापी थी। हाँ, तो वो भी बिक रही है अभी तक, और अभी भी जैसे तुमने जिक्र किया इस तरह अक्सर लोग पढ़ते हैं। और जो सबसे मजे की बात हुई वो ये हुई कि जंग के पास वो किताब पहुंच गई, जंग अखबार, और जंग वालों ने हमारी किताब के एक्सर्प्ट छापना शुरू किया और वो किताब पे एक्सर्प्ट छपते रहे। और फिर जो लोगों ने खत लिखे हैं, एक साहब का खत था कि मेरी माँ ये पढ़ के रोती है और सर पीटती है कि मैं जसवंत कौर को छोड़ के क्यों आ गई, मुझे जसवंत कौर के पास जाना है, अब मैं उसको वहां अमृतसर लेके जा रहा हूँ। उन साहब ने लाहौर से वो खत लिखा था। अच्छा। और इस तरह के बहुत खत आए, जंग में छपे वो खत, और बहुत से लोगों ने तारीफी खत लिखे अदरवाइज जिनको पार्टीशन का नहीं पता था। और फिर वो किताब बहरहाल बहुत पॉपुलर हुई थी। और चूंकि वो हमारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, हम अपने बचपन में अपने हाथ पांव साबुत तकरीबन इस एज में कि हम हर चीज उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं, हम गए थे। तो उस किताब को लिखे हुए कुछ तकरीबन 10 साल हो रहे हैं। तो वो बहुत, इसलिए हमने बहुत एंजॉय किया उसको, किताब को लिखना भी। और ये भी एक बड़े मजे की बात है कि 2 राइटर एक किताब साथ में लिख रहे हैं, ये भी बड़े मजे की बात। बहुत एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। हाँ। उसके आपके एक बहुत मजे की जो बात आपने लिखी थी कि जो बेस्ट बदायूं के पेड़े बनाने वाला हलवाई था, वो बदायूं से कराची आया था। हाँ हाँ, कराची आ गए थे। और वो बल्कि एक कहानी और बड़े मजे की उनके सिलसिले की पता चली कि एक उनके पास से कोई साहब गुजरते थे और वो उनसे जितने वो हलवे पेड़े बना के रखते थे वो सब ले लेते थे। तो बुजुर्ग थे वो, उन साहब ने उन्हें दुआ दी कि तुम्हारा ये कारोबार कभी बंद ना हो। तो वो दुआ अभी तक चल रही है। और मर्दान में खानदान का कुछ हिस्सा है जो पेड़े बनाता है, और कराची में खानदान का कुछ हिस्सा है जो पेड़े बनाता है। और जो मम्मन के पेड़े होते थे, मम्मन साहब थे वो जिनको बुजुर्ग ने दुआ दी थी, तो जी। मम्मन के पेड़े कहलाते थे। कराची बदायूं के पेड़े तो बाद में हुए, मम्मन के पेड़े। अच्छा। तो मम्मन अच्छा। साहब जो थे वो जी। आज तक उस नाम से पहचाने जाते हैं, उस नाम, उनके पेड़े आज भी खाए जाते हैं। तुम जब कराची आओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए पेड़े मंगवाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। लवली। तो वो इसलिए बदायूं की पहचान वो है। और कराची हलवा जो हमने कभी नहीं खाया, इतना सख्त होता है, और वही बात के हाजमे में बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन कराची हलवा भी कराची का हलवा बहुत मशहूर है, इसलिए कराची हलवा उसका नाम रखा। और इंडिया की एक राइटर हैं, उन्होंने ये नाम हमें दिया था कि तुम ये जब ट्रेवलॉग लिखो तो इसका नाम ये रखना। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको हाँ पता आजकल ट्विटर पर सोशल मीडिया में हलवा ट्रेंड हो रहा है, तो हाँ हलवा एक बहुत ही मशहूर डिश हो गई है दुनिया में। तो हाँ हमें ट्राई करना चाहिए अब वो। हाँ। Anyways, बहुत शुक्रिया इमराना आपा, इट वाज लवली एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इट थैंक यू वाज वेरी मच अमेजिंग फॉर मी। इमराना आपा की किताब आसान खाने। आसान खाने इमराना मकसूद के साथ। आसान खाने इमराना के साथ, याद रखें। थैंक यू। खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।